नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? चलिए फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और हम पढ़ रहे हैं टेंस, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज है दूसरा टेंस पास्ट टेंस। इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो वो लिखी हुई है, हमने लिख दी थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में गया, गई, पढ़ा, पढ़ी, लिखा, लिखी, देखा, सुना, सुनी आदि जैसे शब्द आते हैं। यानी इस टाइप के शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हुई। वैसे भी पास्ट टेंस का मतलब आपको हमने पहले ही बता दिया था कि पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। लिख देते हैं फिर से एक बार यहाँ पर। भूतकाल, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं हम। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हुई। जैसे कुछ वाक्य हम लिख लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, मैंने पाठ पढ़ा, मैंने पाठ पढ़ा। कुछ इस टाइप के शब्द आते हैं, जैसे ऐसे गया, पढ़ा, पढ़ी, लिखा, लिखी, देखा, सुना, सुनी आदि प्रकार के आज जैसे ऐसे ही शब्द आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में। तो इनका रूल क्या है बनाने का, इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो रूल देखते हैं। रूल इसका है कि सब्जेक्ट इसमें मायने नहीं रखता, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, सभी प्रकार के कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ क्रिया यानी वर्ब की दूसरी अवस्था सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है, यानी सब्जेक्ट पहले लगाओ, उसके बाद बी टू का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी टू यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड दूसरी अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, इसमें कर्ता तो कैसा भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की दूसरी अवस्था लगती है। तो वह ही, जाना की गो होती है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, यहाँ पर वेंट लगेगा। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया। यू ईट, ईट माने खाना, ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है। यू एट द फूड, यू एट द फूड, तुमने खाना खाया। ठीक है, तो यह नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ये जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अगर वाक्य निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर वाक्य निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य निगेटिव है,
अगर वाक्य निगेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर लिख देते स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट कैसा भी हो, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, क्या लगेगा? डिड नॉट, यानी निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का यूज होता है। डिड नॉट प्लस B1 यानी क्रिया की पहली अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यह इसका स्ट्रक्चर है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव इसी स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मोहन आज बाजार नहीं गया। मोहन आज बाजार नहीं गया। तो मोहन अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या है? सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ क्या लगना है? डिड नॉट, तो डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट। फिर उसके बाद क्या है? B1 यानी गो, गो ही तो है इसकी भी, B1 फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट टुडे। ठीक है। मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा। मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आई डिड नॉट रीड लेसन, आई डिड नॉट रीड द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। पास्ट टेंस में बीते हुए कल का ही यूज होता है ना? तो कल जो बीता हुआ कल है उसकी अंग्रेजी क्या होती है? यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। आई डिड नॉट रीड द लेसन यस्टरडे। मैंने कल पाठ नहीं पढ़ा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको तो पता ही है, दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो इनमें जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगता है, और दूसरा जिनमें बाकी के बीच में किसी कोई WH टाइप वर्ड होता है जैसे। तो उसका स्ट्रक्चर मतलब दो बनेंगे। एक तो पहले डिड लगेगी सभी सब्जेक्ट से पहले, सभी प्रकार के सब्जेक्ट होंगे उन सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद B1 यानी क्रिया की पहली अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी पहले सबसे डिड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B1 प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी हेल्पिंग, अगर किसी हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो यह स्ट्रक्चर काम आएगा। दूसरा है, अगर वाक्य में कोई WH टाइप वर्ड बीच में आता है तब सबसे पहले WH टाइप वर्ड, तो यहाँ पे लिख देते हैं WH टाइप वर्ड। सबसे पहले WH टाइप वर्ड लगाएंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद डिड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले WH टाइप वर्ड, फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद वही स्ट्रक्चर है जो हेल्पिंग वर्ब वाले का है, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है।
तो ये दो स्ट्रक्चर हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। क्या तुमने उसे पीटा? क्या तुमने उसे पीटा? ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला हुआ, तो इसमें वही यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। सबसे पहले डिड लगाएंगे। डिड यू बीट, बीट फर्स्ट फॉर्म है। डिड यू बीट हिम? डिड यू बीट हिम? क्या तुमने उसे पीटा? दूसरा, तुम कल कहाँ गए? तुम कल कहाँ गए? तो कहाँ, कहाँ का मतलब वियर। वियर डिड where did you where did you go where did you go yesterday? where did you go yesterday? तुम कल कहाँ गए? where did you go yesterday? तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, कॉल आ गया था एक। तो हाँ, तो इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर हैं। एक तो जिसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है, तो उसका स्ट्रक्चर ये है। और अगर बाकी के बीच में कोई डब्ल्यू टाइप वर्ड होता है तो उसका स्ट्रक्चर ये है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, इनको हमने ट्रांसलेट करके आपको दिखाया। क्या तुमने उसे पीटा, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगी। डिड यू बीट हिम? तुम कल कहाँ गए, इसमें डब्ल्यू टाइप वर्ड आया तो इसकी सबसे पहले इस अंग्रेजी लगाएंगे, यानी वियर, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद यस्टरडे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस सही से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला भाग है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे वह जा रहा था, इसमें रहा था लगा है। ठीक है, दूसरा, वे पढ़ रहे थे, इसमें रहे थे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा हो, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो इसका बनाने का नियम क्या है? अंग्रेजी बनाने का नियम, यानी एक वचनकर्ता के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, तथा बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाकर क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव का रूल है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद बाज या बर का यूज होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बर। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बर। उसके बाद B4 यानी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से B4 बनता है। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो बाज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बर। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। वह गेंद खेल रहा था, वह गेंद खेल रहा था। ही यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ बाज का यूज होगा। ही बाज, खेलना की प्ले होती है यानी इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हो गया। ही बाज प्लेइंग बॉल, ही बाज प्लेइंग बॉल, वह गेंद खेल रहा था। वे किताब पढ़ रहे थे, वे किताब पढ़ रहे थे। तो वे, दे, वे की दे होती है बर, यानी ए प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ बर का यूज होगा। दे वर रीड, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दो। रीडिंग ए बुक, दे वर रीडिंग ए बुक, वे किताब पढ़ रहे थे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। निगेटिव कुछ विशेष नहीं, अफर्मेटिव जैसा ही होता है, बस नॉट बढ़ जाती है इसमें। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बर। ठीक है, उसके बाद नॉट, इस बाज और बर के बाद ही नॉट लगेगी इसमें, प्लस B4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ बर का यूज होगा। बी बर नॉट, बी बर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। सीता खाना नहीं पका रही थी, पका रही थी। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ बाज लगेगी। बाज नॉट कुकिंग फूड, सीता बाज नॉट कुकिंग फूड, सीता खाना नहीं पका रही थी। ठीक है, तो ये निगेटिव का स्ट्रक्चर और निगेटिव के एग्जाम्पल हैं।
चलिए फिर बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका कैसा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH टाइप वर्ब। ठीक है, तो इसमें पहले बाज और बर सबसे पहले लगेगी, बाज और बर जो भी लगना है वो पहले लगेगी। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर रहेगा तो बाज, अगर प्लूरल रहेगा तो बर। ठीक है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर है। अगर बाकी के बीच में कोई WH टाइप वर्ड है तब पहले WH टाइप वर्ड, उसके बाद बाज या बर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का WH टाइप वर्ड का है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे थे। ये हेल्पिंग वर्ब वाला है तो इसमें बर सबसे पहले लगेगी, बर बी टीचिंग, टीच माने पढ़ाना, टीचिंग यू, बर बी टीचिंग यू, क्या हम तुम्हें पढ़ा रहे थे। तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था। तो यहाँ WH टाइप वर्ड है, हु बाज कॉलिंग यू, हु बाज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा था। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कंप्लीट हुआ और पास्ट कंटिन्यूअस के सभी नियम हमने आपको सही से समझा दिए हैं। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।